हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस का जो नेचर होता है चलने का वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस ने फर्स्ट इस वाइट लाइन पे रिजेक्ट किया। उसके बाद प्राइस ने ये जो इसके बाद नेक्स्ट लाइन है आप देख रहे हो उस लाइन से रिजेक्ट किया। फिर प्राइस ने इसकी जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली इस पे रिजेक्ट किया, डबल टॉप बनाया इस लाइन पे। फिर प्राइस ने इस लाइन से रिजेक्शन देने लगा। उसके बाद जब सारी लाइनें ख़त्म हो गई अपसाइड की तो प्राइस नीचे वाली वाइट लाइन को टच करने चला गया। नीचे वाली वाइट लाइन से रिजेक्ट करने के बाद पहले इस लाइन से रिजेक्ट हुआ, फिर आप देख रहे हो ये वाली लाइन से रिजेक्ट हुआ। अब प्राइस किधर आ सकता है, इस लाइन से रिजेक्ट हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों को बताने का कि प्राइस एक डायनामिक नेचर होता है प्राइस का, जिसके हिसाब से चलता है, जो कि विजुअली आप देखना चाहो अगर इधर पे तो आपको लगेगा ये डबल टॉप है, ये वाला और ये वाला। लेकिन प्राइस एक्चुअली ये फर्स्ट टॉप था, यहाँ पे ज़्यादा रिस्की था, लेकिन इधर प्राइस ने टॉप बनाया, फाइनल टॉप बनाया, क्योंकि एक प्रोसेस जो है उसकी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर जब वो फाइनल टॉप बना लेता है तो प्राइस जो फिर इधर आता है वही आप बोलते हो कि एफवीजी या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि री एंट्री देती है, पुल बैक, फिबोनाची 61.8 लेवल्स। ये सारी चीज़ें हम एज ए सेकेंडरी तौर पे इसको समझते हैं। अभी इस टॉपिक में आज हमारा एक क्वेश्चन है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे। ये कार्डानो का चार्ट लेते हैं हम, और कार्डानो का चार्ट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो मूव्स होते हैं इस टाइप के, ओके, ये जो इस तरीके के मूव होते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि इससे किस तरीके से बचा जाए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर में जो होते हैं वो छोटे छोटे मूव से पैसा बनाते हैं। जैसे कि इसमें इस मार्केट में तीन टाइप के लोगों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हुआ स्मॉल फिश, दूसरा होगा शार्क एंड थर्ड इज वेल। तो स्मॉल फिशेस क्या करते हैं, वो इन छोटे छोटे मूव्स पे पैसा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सेल किया, इधर बुक कर लिया, यहाँ पे सेल किया, इधर बुक कर लिया, यहाँ पे सेल किया, मैक्सिमम इधर बुक कर लिया। भले प्राइस इधर तक गया है लेकिन इधर ही बुक कर लिया। तो जो शार्क्स होती हैं वो होल्ड करती हैं मिनिमम 2 या 3 स्विंग तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल किया शार्क ने, वो इधर ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ये वाला फर्स्ट रिवर्स रिएक्शन था, यहाँ पे नहीं निकलेंगे वो एक अपने मिनिमम टारगेट का वेट करते हैं। वहाँ प्राइस आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ऐसा अपना ले लेते हैं। हो गए शार्क। अब वेल जो होते हैं, वेल क्या करते हैं, वो सीधे दो कैंडल में, एक दो, सिर्फ दो कैंडल। तो अगर यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं किया कि क्या करें, होल्ड करें या अभी एग्जिट करें, तो तीसरी कैंडल आपको लिक्विडेट कर देगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्कॉल्पर जो होते हैं उनका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल किया, इसका 1:1 स्टॉप लॉस होता है, बहुत सारे स्टॉप लॉस उनके हिट होते रहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ब्रोकरेज ज़्यादा है तो स्कॉल्पिंग से सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा क्रिप्टो में जो बाइनेंस ऐप है और मार्केट ऑर्डर में ही आपको लगाना चाहिए। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते भी हो तो कुछ केस में होता है कि आपका स्टॉप लॉस पार्शली फिल होता है और बाकी फिर प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो लॉस बढ़ता जाता है, ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लिमिट ऑर्डर लगाते हो स्टॉप लॉस का, तो होगा क्या, इतना वॉल्यूम में अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा लिमिट में, तो आपको यहाँ तक पूरा लिक्विडेट कर देगा। बजाय उसके आपके एसएल लगाया था, आप लिक्विडेट हो जाओगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आपने मार्केट ऑर्डर पे लगाया है तो क्या होगा कि आपका जैसे इधर प्राइस आएगा
जैसे ये 3694 है, प्राइस यहाँ पे आया और मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो गया। वो मार्केट ऑर्डर में क्या, वो मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है कि जैसे इस प्राइस पे आया, एसएल एक्टिवेट हो गया। अब मार्केट ऑर्डर मतलब वो सर्च करेगा कि नियरेस्ट ऑर्डर और टाइम बेस्ड प्रायोरिटी में, मतलब पहले जिसने लगाए होंगे वो कौन किधर किधर ऑर्डर है आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। जैसे एक ऑर्डर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद इसके बीच में उतने ऑर्डर है ही नहीं। मान लीजिए आपके 10,000 ऑर्डर है, 2,000 यहाँ हो गए, 4,000 यहाँ हो गए, 5,000 यहाँ हो गए, इस तरीके से। लेकिन कुछ ऑर्डर जो आपके मतलब जो भी है 10,000 ऑर्डर में से है, वो इधर है ही नहीं, तो प्राइस अगर इधर है तो वो ऑर्डर इधर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ मान लीजिए आपका एस्टिमेटेड लॉस था $50, तो यहाँ पे आपको हो सकता है $70 हो लॉस। ओके, तो ये चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेड में, जो कि बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि ऐसे सिनेरियो होते रहते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि इस टाइप के सिनेरियो से कैसे बच सकते हैं हम। ओके, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस छोटा लगा के, और सेकंड थिंग है कि ट्रेंड एनालिसिस करके। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एक प्राइस जब एक रेंज में होता है लाइक दिस, तो उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो प्राइस जाता है 4.236 एक्सटेंशन पे। ओके, तो उस कंडीशन में यहाँ से सेल आ सकता है। सेकेंड थिंग है कि प्राइस जब एक फ्लैट मूव करता है लाइक दिस, तो उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ में आपको अगर मैं बताऊं कि प्राइस जब एक स्विंग की तरह बना के चलता है, तो वहाँ पे उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि प्राइस यहाँ पे आपने देखा ये फ्लैट मूव आया, पुल बैक भी आया, फ्लैट मूव आया, पुल बैक भी आया। ठीक है, ये रेंजेस हैं, इसलिए प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अगर प्राइस फ्लैट आता और बहुत बड़ी रैली कर देता तो उसको हो सकता है सपोर्ट ना मिले। तो सपोर्ट तब तभी मिलता है जब आपको इस तरीके से छोटे छोटे पुल बैक्स मिलते रहे मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे जब ये एक मूव आया बड़ा, इसका बॉटम पे एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से पुल बैक नहीं थे। ओके, इसलिए प्राइस अपसाइड गया, फिर डाउन भी गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, इधर पुल बैक्स थे तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया। यहाँ पे आप देखोगे एक फ्लैट मूव था अपसाइड, ये देखोगे आप। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने एक इस तरीके से पुल बैक दिया और उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं दिया। ओके, इसका ये भी रीज़न होता है कंसोलिडेशन। जैसे मैंने बताया कि रेंज अगर है, रेंज का ब्रेकआउट एक अलग चीज़ हो जाती है और स्विंग का ब्रेकआउट अलग चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे अगर ये सारे स्विंग है, इट्स नॉट अ रेंज। ओके, ये स्विंग की तरह चलता है प्राइस। लेकिन अगर आप इसमें रेंज खोजोगे कि इस टॉप से कोई डबल टॉप बना है और उसके बाद वो प्राइस रेंज में है, तो फिर उसका ब्रेकआउट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक्चुअली में इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे दिस पॉइंट, यस दिस वन, इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि प्राइस एक रेंज में ही है। मतलब प्राइस का ये जो टॉप है, इसके एक रेंज में टॉप्स हैं और फिर यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। हालांकि प्राइस को अगर इस टाइप से स्विंग में चलता तो उसमें थोड़े चांसेस कम होते और पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा होते।
तो ये कंडीशन होती है एक तो कि प्राइस में बड़े मूव्स किए आ सकते हैं। सेकंड टॉपिक है कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे अप्लाई करें। तो देखिए मेरा जो स्ट्रेटजी है वो क्या करता है कि उसमें 2:1 रिस्क मैनेजमेंट लगता है। इट्स काइंड ऑफ awkward बट इट्स ट्रू। मैं बताता हूँ कि जैसे कि लेट से ये आपका एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपको सेल करना है। तो आप किसी भी मतलब प्रॉपर अगर रिसर्च करके कुछ स्टडी करके मैथमेटिक्स का फॉलो करेंगे तो आपको यही आपको पता चलेगा कि या तो ये जो एरिया है आपका रिवार्ड एरिया है, ये अगर रिवार्ड है, ये आपका रिवार्ड है और ये है रिस्क। ओके, तो ये अगर रिस्क है ये रिवार्ड है तो ये हो रहा है आपका 1:1, मतलब इसके जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से वो यहाँ पे। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये जो एक बाइनेंस में अगर ऐसा आप करोगे कि इतना रिस्क 1:1 पे काम करें तो होगा क्या, ड्यू टू डबल टैक्सेस यहाँ पे आपका लगेगा SLM। और ये आप यहाँ ये आपकी लिमिट एंट्री होगी। एग्जिट भी लिमिट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि प्राइस यहाँ टीपी हिट किए बिना ही अर्ली रिजेक्ट हो रहा है, मतलब जिसे ये टीपी आपका प्राइस इधर से ही भाग रहा है ऊपर, आपको ऑन स्क्रीन प्रॉफिट दिखा है लेकिन इधर से ही भाग रहा है, तो आनंद फानंद में आप मार्केट ऑर्डर में अगर इस पोजीशन को काटते हो तो आपका जो नुकसान जो होगा वो होगा ऑलमोस्ट, मतलब टैक्सेस ज़्यादा लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बिटकॉइन का एक ट्रेड अगर आप लेते हो करीब $250 के अकाउंट से लेवरेज लेके, तो आपको टैक्स पड़ता है $11। $11 अगर दोनों ऑर्डर लिमिट पे करते हो और $22 अगर मार्केट पे करते हो, ठीक है, डबल हो जाएगा उसका। और लेट से आपने $25 बनाया, उसमें $22 टैक्स चला गया, $3 आपका प्रॉफिट होगा। और अगर एक ऑर्डर लिमिट में डालते हो और एक ऑर्डर मार्केट में डालते हो तो आपका कितना लगेगा, $11 प्लस इसका आधा, मतलब ये दो लिमिट लिमिट बाय 2, मतलब इसमें इधर हो जाएगा 5.5 करीब। तो आपका $16-17 ही टैक्स लगेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है जो कि आते रहते हैं क्रिप्टो में कि आपका टीपी से पहले ही अर्ली रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। तो ये जो ब्रोकरेज का चक्कर है इसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में जब हम स्कल्पिंग करते हैं। और सेकंड पॉइंट ये हमारा है कि ये जो मेरा सेटअप है वो है 2:1। फॉर एग्जांपल इतना आपका रिवार्ड चाहिए 1 का, और ये आपको 2 का रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज 2 रिस्क एंड दिस इज 1। एंड ये चीज़ एक इलॉजिकल चीज़ है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं आपको सजेस्ट करेगा कि $200 रिस्क लगाओ $100 के रिवार्ड के लिए। कहेगा इसमें तो कोई बुद्धिमानी की बात ही नहीं है। ओके, कोई भी आदमी आपको यही बोलेगा कि ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। जब मैंने टेस्ट किया सिस्टम को 1:1 से जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था और मैंने आपको जो ब्रोकरेज का टॉपिक बनाया उसके कारण बहुत सिस्टम मतलब लॉसेस में दे रहा था। मतलब आपके $30 आपने कमाया तो एक छोटा सा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब वीक आ जाती कभी कभी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऐसा हो रहा था कि प्राइस जैसे ये है और ये आपका SL है। ओके, तो प्राइस जब SL हिट कर रहा था मैंने सबसे पहले तो 1:1 ही डेवलप किया था सिस्टम को। तो कुछ केसेस में अगर प्राइस मान लीजिए आपका थोड़ा सा TPS से छोड़ के चला जाता है और
वो ये यहाँ पे आप एस एल लगाते तो आपका एस एल ऐसे वीक से हिट करता है, लेकिन वो एग्जिट जरूर देता है। मतलब एक वर्चुअल एस एल इसको बोल दिया अगर हमने, तो प्राइस आपके वर्चुअल एस एल पे गया और वहां से उसने एग्जिट दिया यहाँ आके आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे। फिर मैंने जब इसको अप्लाई किया तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो गई और प्रॉफिट जनरेट होने लगा। फिर मैंने कहा कि इसका मतलब है कि ये आपका मेन एसएल नहीं होगा, ये होगा वर्चुअल एसएल। और आपका जो मेन एसएल होगा वो होगा और बैंकरप्टी एसएल। मतलब वहाँ पे आपका पूरा ही का पूरा खतरनाक नुकसान हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि $50 कमाने के लिए $100 का रिस्क आपको अगर रख रहे हो तो एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है। और वो क्यों होता है और उसमें उसमें प्रॉफिट भी बनता है, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टॉप लॉस बचा रहा है और वो आपको एग्जिट दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस इधर लगाता हूँ और जब मेरा ये वर्चुअल स्टॉप लॉस प्राइस आ गया अगर, तो मैं इधर एग्जिट कर लेता हूँ। तो इसमें मेरा ऑलमोस्ट मतलब ब्रोकरेज का ही नुकसान होता है, बाकी मेन नुकसान नहीं होता। क्योंकि बड़ा बैलेंस जो इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई लेवरेज हम करते हैं ट्रेडिंग, उस पे देखिए हाई लेवरेज का मतलब होता है वेरी डेंजरस ट्रेडिंग। लाइक 250 का अकाउंट है अगर आपका, तो एक ट्रेड में आप उससे $50 बना सकते हो, लेकिन जो नुकसान होगा वो भी 50 होगा। ओके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको $50 बनवाए विद $1-2 के रिस्क से। क्योंकि अगर आप $50 का नुकसान नहीं झेल सकते तो $50 अर्निंग भी नहीं कर सकते, नहीं आएगा। सेम चीज़ वही होता है जो 10 लाख रुपए कमाते हैं, उनको भी नुकसान झेलने का पावर चाहिए 10 लाख रुपए का। नहीं है तो 10 लाख आ ही नहीं सकता। अगर रिस्क और रिवार्ड दोनों कंट्रोल पे नहीं है तो विनिंग यहाँ पॉसिबल ही नहीं। तो उसी रिवार्ड तो चलो कंट्रोल में आ गया, मतलब कमाना सीख लिया, लेकिन बचाना सीखना थोड़ा मुश्किल था। तो यहीं पे हम बात करेंगे कि बचाना कैसे सीखेंगे। अगर बचाना नहीं सीखा तो कमाना जो जो आ रहा है वो भी मतलब बेकार है। आपने मैंने बताया कि इस टाइप का कैंडल आएगा और ये आपका एक सिर्फ दो कैंडल जो है वो पूरा महीने का कमाई या पूरा अकाउंट ले जाए। हो सकता है आपने अगर छोटा छोटा लगाया हो तो मेन चीज़ है कि क्या है, क्यों ले जाएगा, क्या हम एसएल ही नहीं लगाएंगे? नहीं, आप एसएल लगाओगे फिर भी ले जाएगा। क्योंकि मैंने बताया प्राइस स्लिप होता है इस कंडीशन में कि आपने इधर लगाया, इधर कोई ऑर्डर ही नहीं है, बहुत तेज प्राइस फिल हुआ, या टाइम बेस्ड प्रायोरिटी है। मतलब इधर जो ऑर्डर लगाया है वो किसी ने आपसे पहले लगाया है तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी और आपकी बाद में आएगी। मान लीजिए ये सारे ऑर्डर फेल हो गया, फिर प्राइस सीधे इधर आया तो आपका नुकसान ज़्यादा हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई ये हमारी सिस्टम है, ये प्राइस एक्स्ट्रा क्यों जाता है? ठीक है, प्राइस एक्स्ट्रा क्यों जाता है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले दिमाग में चीज़ें आती हैं ऑसिलेटर्स, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर स्टोकेस्टिक लगा लें या फिर हम इधर आरएसआई लगा लें, ऑसिलेटर्स और आरएसआई, तो आपको ये क्या बताता है कि ओवरबॉट ओवरसेट सोल्ड कंडीशन। लेकिन ये ऑलमोस्ट बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पैसा बनने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा नॉइस। तो ऑसिलेटर्स वगैरह 1 मिनट चार्ट में उतने यूजफुल नहीं। फिर भी अगर हमें जैसे यहाँ पे सेल करना है इस लाइन पे, और हम देखते हैं कि अगर हमारे सपोर्ट पे ये जो मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाले पॉइंट पे आरएसआई का कंडीशन क्या था, ओवरबॉट था कि ओवरसोल्ड था। यहाँ पे आप देखोगे ओवरबॉट कंडीशन में, तो आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिल सकता है आरएसआई देखने से या कोई भी ऑसिलेटर देखने से, जरूरी नहीं आरएसआई।
MACD जो भी हो गया। फिर आपने देखा यहाँ ओवरबॉट है, डेट्स इट। अगर ये एक रेजिस्टेंस है आपका, आपने देखा यहाँ पे प्राइस ओवरबॉट नहीं है, तो यहाँ पे आप सेल नहीं करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरबॉट नहीं है, मतलब 60 या 80 के ऊपर नहीं है। हमने देखा यहाँ पे बाई करना, ये प्राइस ओवरसोल्ड है, मतलब 40 के नीचे है। इस काइंड ऑफ एडिशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है चीज़ों पे। तो हालांकि मैं कोई भी ऑसिलेटर यूज़ नहीं करता हूँ, सिवाय एक जो कि है एवेजम ऑसिलेटर इंस्टिक। कभी कभी मैं इसको देखता हूँ, बिल विलियम्स ने इससे बनाया था, और ये एक्चुअली एलियट वेव्स की कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है। हालांकि 1 मिनट चार्ट जो है उस पर ये हेल्प नहीं करता है, क्योंकि 1 मिनट चार्ट पे नॉइसेस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइवर्जेंसेस होता है ऑसिलेटर्स में, जो कि एक एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो कि समझने के लिए, वो भी आपके मतलब एक एज ए मतलब सेकेंडरी सपोर्ट बन सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में अगर हमें सेल करना है तो क्या ऐसा कुछ था क्या कि यहाँ पे हम कुछ कर सकें। तो आप देखोगे कि ये जो हाई पीक बनाई थी और ये यहाँ पे प्राइस एक मतलब डाउन साइड है, ठीक है। और ये जो यहाँ से ये जो टॉप है यहाँ पे प्राइस फ्लैट है, तो इसको भी एक डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। हालांकि डाइवर्जेंस का मतलब अगर अप है और डाउन है तो भी होता है, और एक फ्लैट अगर प्राइस है हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे डाउन हो रहा है तो भी डाइवर्जेंस होता है। तो इस डाइवर्जेंस में हम देखते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट जब कर जाता है उसके बाद हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो ये एक एडिशनल सपोर्ट टूल है। हम बैक टू द टॉपिक, हम आते हैं रिस्क पे। तो रिस्क के मैनेज करने का ही तरीका बता रहा था मैं कि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये एक्स्ट्रा क्यों जाता है, मतलब इसका ब्रेकआउट हो जाता है। मतलब आपने देखा यहाँ पे क्लियरली कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो एक तो ये साइन है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला मैं बताता हूँ। पहली बात तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है कि ये प्राइस एक्स्ट्रा क्यों जाता है। मैंने कहा ठीक है चलो, अगर हम इस बात को अगर मान भी लेते हैं कि प्राइस एक्स्ट्रा क्यों जाता है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो एक्चुअली में हम रिस्क कैसे मैनेज करें। रिस्क, अगर आपका बड़ा अकाउंट है, लाइक 100K का अकाउंट है अगर आपका, तो आपको रिस्क मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरीबडी विल से कि जाओ 1% ऑफ द रिस्क से ट्रेड करो। अगर ये स्टॉप लॉस आप मानते हो तो यहाँ पे अपने कैपिटल का 1% रिस्क ले लो, वेरी सिंपल। बट व्हेन योर अकाउंट इज 250 USD and you are taking a leverage and you are trading with $10,000 with leverage, फिर आपके जो आपको पता है कि एक पल में मेरा नुकसान होगा 50 या $100, मतलब इसका 40% नुकसान तक हो सकता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में। यही इंट्राडे ट्रेडिंग का फुल मीनिंग है। इसको हम बोलते हैं फुल मार्जिन ट्रेडिंग। फुल मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब यही है कि फुल लेवरेज, ब्रोकर का जितना गला घोट सकते हैं हम उतना ज़्यादा लेवरेज हम लेके पूरे फुल फोर्स से ट्रेड करते हैं और 250 को 500 बना देते हैं। लेकिन यही बात आती है कि यहाँ पर रिस्क कैसे अप्लाई करें कि इस चीज़ को हम ग्रो भी करते रहें, और हमारा ये जो $250 है ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो जाए, लेकिन फुल लिक्विडेट ना हो। तो उसका ही चीज़ जो सॉल्यूशन मैंने खोजने के लिए मैंने सोचा कि क्या करें ऐसा कि फुल मार्जिन ट्रेडिंग से स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड कर सके एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर। सबसे पहली बात, कुछ वीडियो यूट्यूब वीडियोस हैं जहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर है, फॉरेक्स ट्रेडर, लेकिन वो जब ट्रेड करते हैं फुल मार्जिन ट्रेडिंग, वो अब कभी भी अपना स्टॉप लॉस के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते थे कि हमें स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं थे, और
क्योंकि एक्चुअल मीनिंग फुल मार्जिन ट्रेडिंग का यही होता है कि फुल कैपिटल वो आप रिस्क पे ले लो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है जैसे इंडेक्स पे, वहाँ पे भी आप अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो तो एक गलत तरीका है। ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगते ही नहीं है पहली बार। और अगर ऑप्शंस में सक्सेस पाना है, या तो आप पूरा लुटाने के लिए तैयार हो, या फिर पूरा आप उसको रिवार्ड, आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। इसीलिए इसको बेटिंग भी बोलते हैं, ऑप्शन को इस लाइक का सट्टा बोलते हैं कुछ लोग। क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस का सिस्टम चलता ही नहीं है। स्टॉप लॉस लगाओगे आप लिक्विडेट हो जाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाओगे। सो यहाँ पे इस चीज़ का सॉल्यूशन अगर आपके पास है बेटर, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि मैं क्या इसका सॉल्यूशन आपके साथ ला सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें यहाँ पे विन करना है तो हमें रिस्क और रिवार्ड दोनों को ही कंट्रोल में रखना होगा। ओके, तभी हम यहाँ पे सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोनों चीज कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताता हूँ जो कि एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है काम करे। सबसे पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको रिस्क मैनेज करना है, तो उसके लिए ये क्या करना होगा कि ये बोलना पड़ेगा कि हमें पैसा बनाना। एक्चुअली में क्या होता है कि $250 का अकाउंट है, और $50 बनाने के लिए ही लोग यहाँ पर रिस्क लेते हैं। क्योंकि देखिए इसमें छोटे अमाउंट में इमोशन कम होता है। चला भी जाएगा तो मान लीजिए आपका नेटवर्थ है 500 $5000 है, तो आपके लिए 250 में उतना इमोशन नहीं आएगा। आप सोचोगे छोटा अमाउंट, लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि छोटा अगर रिस्क ले रहा हूँ मैं, मेरा बहुत कम पैसा लगा है, तो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए। $2-4 में तो आप पक्का सेटिस्फाइड नहीं होगे। आपको लगेगा यार 50 तो मिलना चाहिए मिनिमम। ओके, क्योंकि इसका 10% से ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 20% तो आदमी बनाने का सोचता ही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि किस तरीके से हम इसको रिस्क मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा कि प्राइस एक्स्ट्रा जाता है, चलो क्यों नहीं पता, ऐसा एक स्ट्रेटेजी खोजना होगा जिसमें अगर प्राइस एक्स्ट्रा जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो हमें एग्जिट देना चाहिए। मतलब कुछ सेटअप होते हैं एकदम ब्रेकआउट हो जाते हैं, कुछ सेटअप में ऑलवेज सपोर्ट टर्न इनटू रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट होता ही होता है। तो जब मैंने ऐसा सेटअप खोजने की कोशिश करी इसमें हायर फ्रीक्वेंसी में आपका जब भी फेल हो वो एक बार एग्जिट देने आए इस सब रेसिस्टेंस पे, यहाँ पे हमने सेल किया था ताकि हम यहाँ पे एग्जिट कर सकें। ऐसा सेटअप खोजने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अगर आपको आप सोचते हो कि हमेशा मतलब एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इधर से रिवर्सल होगा, तो यहाँ पे आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते एक्चुअली में। फिर आपको या तो $50 नुकसान या $50 घाटा देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हो कि ये लेवल फेल होगा, आपको पता है कि इसकी एक्यूरेसी है 95% मेरे सेटअप की, फिर भी आप ये बिलीव करते हो कि नहीं ये तो फेल होगा, 5% टाइम फेल्ड होगा, उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, ना कि 95% काम करेगा उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, ये जो रेंज है इसको डिवाइड करते हो 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम में आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे आप पार्शियल ऑर्डर लगा लोगे। जैसे 100 ऑर्डर है आपका, तो 25 करके ऐसे हर ब्लॉक में आपको डालना पड़ेगा, 25 25 25 25। फिर आपका एस एल यहाँ ही लगेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेट्स से ये वाला ऑर्डर है 25 का, तो इसको सही से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये हमारा एंट्री है, हम ये हमारा वर्चुअल स्टॉप लॉस है, और इसके बीच में 2 लेवल ही डाल लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए और भी आप डाल सकते हो, लेकिन 2 लेवल डाल लिया।
तो अपने 25-25 सब में लगा दी। ओके, अब $250 में मान लीजिए आपको यहाँ पे $50 बनाते थे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ अगर टीपी हिट होता है $12 बने। ओके, क्योंकि 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब अगर $12 से खुश हो तो आप रिस्क मैनेज करने में सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं भैया ये तो बहुत कम है, $50 जब बन रहा है और मुझे पता है कि $50 बन रहा है, तो मैं $12 क्यों लूँ? तो इस कंडीशन में आप फंस सकते हो। 50-50 बना तो लोगे, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आएगी और इधर ये एग्जिट भी नहीं देगा, तो आपके ऑलमोस्ट डबल नुकसान होना ही होना है। तो लेकिन अब बात करते हैं जब आप ट्रैप हो गए, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री नहीं आई, आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, तो इधर फिर जब इधर इसका ब्रेकआउट हुआ तो 25 इधर एग्जीक्यूट हुआ, 25 इधर एग्जीक्यूट हुआ, 25 इधर हुआ, 25 इधर। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये जैसे ही आपके सारे एग्जीक्यूट होके इधर से प्राइस इधर एग्जिट देने आएगा, तो भी आप मुनाफे में बुक होगे, क्योंकि ये वाला ऑर्डर, ये आपका जीरो पे, इसने आपको $0 दिया, लेकिन इसने इसने मुनाफा दिया, इसने मुनाफा दिया, इसने मुनाफा, सबसे कम मुनाफा इस वाले लेवल ने दिया, फिर उससे ज़्यादा उसने दिया, इससे ज़्यादा उसने दिया। मतलब ये आपका फिर भी मतलब फेल होने के बाद भी आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस क्या करना पड़ रहा है कि आप अपना कम प्रॉफिट लेने के लिए रेडी। और ऐसा 95% लोग नहीं कर पाएंगे, मेरे को मालूम है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आता है मार्केट में, ना कि रूल्स फॉलो करने के लिए। लेकिन आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि लोग अपनी एंट्रीज को स्कैटर करते हैं, उसका रीजन यही होता है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो आपने देखा होगा कि हमेशा कोई किसी पास मतलब फुल बैलेंस है कि हमें 10 क्वांटिटी लेनी है, तो 10 क्वांटिटी नहीं लेता है वो, एक लॉट इधर लगाएगा, एक लॉट इधर लगाएगा, एक लॉट इधर लगाएगा, एक लॉट इधर लगाएगा। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिस्क और मनी मैनेज हो सके। तो वो वही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें $12 से हैप्पीनेस होती है। ओके, लेकिन वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि जब फेल होगा तो हम वापस से इधर मुनाफे में ही बुक होंगे। ओके, सो दिस इज वर्चुअल एसएल और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ये था। इसका सॉल्यूशन यही है मेरे पास इंट्राडे ट्रेडिंग में। फुल मार्जिन ट्रेडिंग में हम रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, सिर्फ बेस्ट सॉल्यूशन यही है। अगर आपको इससे बेटर सॉल्यूशन पता है तो आप मेरे को बताइए कमेंट पे, और मैं उस पर भी रिसर्च करूँगा। हालांकि ये जो मेथड है ये आप बड़े कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल लगता है, लेकिन मैं बताया 2:1 लगता है। फॉर एग्जांपल ये आपका 1:1 है, तो 2:1 मतलब 2 का रिस्क लोगे $100 का, और 1 का यहाँ पे टीपी लगाओगे। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपको एंट्रीज जो है स्कैटर करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एंट्री भर देनी है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे। और आप भी 10 10 पार्ट में भी ले सकते हो एंट्री, वो आपके ऊपर है, 20 पार्ट्स पे भी ले सकते हो। और ये चीज़ थोड़ा करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, या फिर जो कि आपको लेवल्स बता सके पूरा कैलकुलेशन करके कि किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है। एक कोड कर सकते हो आप सॉफ्टवेयर जो कि आपको उसमें आप एंट्री के और वर्चुअल एसएल के एरिया को डिवाइड कर दे, और वहाँ पे ऑर्डर्स क्वांटिटीज बता दे कितने कितने क्वांटिटी देनी। ओके, सो दिस वाज माय लेसन फॉर how to risk manage on with leverage. I hope this video is helpful. Thanks for watching.